हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोग के बीच। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पर। तो आज मैं पढ़ेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग, क्लास दूसरा होगा। विराम चिन्हों का प्रयोग का आज क्लास दूसरा है। पहला क्लास मैंने पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के फर्स्ट वीडियो देखिए और फिर ये देखिए, समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से पहले फर्स्ट वीडियो देखेंगे फिर ये देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग क्लास 2। हमने 4 तक पढ़ चुका था, पूर्ण विराम तक पढ़ चुका था। अब हम 5वां पढ़ेंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह। 5वां पढ़ेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। हम लोग 4 तक कर लिया था। हमने अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम कर लिया था। अब प्रश्न सूचक चिन्ह करेंगे। प्रश्न सूचक चिन्ह देखिएगा, प्रश्न तथा निश्चय की स्थिति में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए, किसी से अगर हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न करने की स्थिति में किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? प्रश्न सूचक चिन्ह का। जैसे क्या पप्पू जाएगा, हम उससे क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। तो क्या प्रश्न तथा निश्चय की स्थिति में हम इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या पप्पू जाएगा, क्या राम खाना खाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? क्या मतलब किसी से हम प्रश्न कर रहे हैं, तो इसकी स्थिति में क्या चिन्ह, कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा? तो प्रश्न सूचक चिन्ह का। आगे है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो किसी चीज की आनंद, उत्साह, विस्मय, सम्मान, शोक, घृणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे भारत जीत गया। अब देखिएगा, ये आनंद है, भारत जीत गया, इसको क्या है? आनंद, खुशी हुई। पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान के लोगों क्या बोला? पाकिस्तान हार गया, मतलब ये पाकिस्तान का दुखी हुआ, शोक हुआ। घृणा है, क्या कर रहे हो? ये घृणा हुआ, सामने वाला से घृणा कर रहे, बाप रे वहां चला गया, वो उसकी नौकरी लग गई। तो इसको क्या कहते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग इसमें करते हैं। जैसे भारत हाल फिलहाल पाकिस्तान से जीता है, कल एक मैच है, तो बस भारत जीत गया, ये खुशी हुई। और पाकिस्तान के लोग क्या बोलेगा? पाकिस्तान हार गया, तो ये दुख हुआ। तो इसमें क्या चीज का? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो आनंद, उत्साह, विस्मय, सम्मान, शोक, घृणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका चिन्ह? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे है संयोजक चिन्ह। सब कुछ मैंने कल भी बताया था और आज मैं इस सब का डिटेल बता रहा हूं। आगे है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह है, देखिए इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित प्रमुख अवस्थाओं में होता है। संयोजक चिन्ह का कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए, फर्स्ट है सहचर शब्दों के बीच, जैसे दाल रोटी, जीव जंतु, खाना पीना, ये क्या है? सहचर शब्द है। इसके बीच कल मैंने भी ये बताया था कि संयोजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। दाल रोटी, जीव जंतु, खाना पीना। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे कम जगह होने के कारण मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। आप लोग लिखेंगे जैसे यहाँ है, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित प्रमुख अवस्थाओं में होता है। यहाँ पे लिखेंगे सहचर शब्द, फिर उसके नीचे लिखेंगे दाल रोटी, फिर नीचे लिखेंगे जीव जंतु, फिर नीचे लिखेंगे खाना पीना। ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि ये बोर्ड है, बोर्ड पे कम जगह है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके लिखा है। आप लोग नीचे करके, ऊपर नीचे करके लिखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कहाँ कहाँ संयोजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट है सहचर शब्दों के बीच में, दूसरा है विपरीतार्थक शब्दों के बीच में। विपरीतार्थक शब्दों के बीच में विपरीत क्या है? सुख, सुख का उल्टा दुख। देश, देश का उल्टा विदेश। आयात, आयात का उल्टा निर्यात।
मतलब आयात निर्यात, सुख दुख, मतलब ये हो गया विपरीतार्थक शब्दों के बीच में किसका प्रयोग होता है, संयोजक चिन्ह का। आगे है सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के बीच, सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के बीच किसका प्रयोग होता है, संयोजक चिन्ह का। तो सार्थक और निरर्थक क्या है, खाना सार्थक शब्द हुआ और वाना निरर्थक। किसी से हम या पूछते क्या खाना वाना हो गया, तो खाना वाना के बीच में कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, तो संयोजक चिन्ह का प्रयोग होगा, खाना वाना। झूठ मूठ, किसी से हम बोलते हैं क्यों झूठ मूठ का ये कर रहे हो, क्यों झूठ मूठ का अपना बड़ाई कर रहे हो, क्यों झूठ मूठ का दूसरे को शिकायत कर रहे हो, तो झूठ मूठ ये हुआ हमारा सार्थक, सार्थक शब्द हुआ झूठ और निरर्थक शब्द हुआ मूठ। मतलब झूठ मूठ के बीच में जो चिन्ह आएगा उसको क्या कहते हैं, संयोजक चिन्ह। खाना वाना, खाना वाना के बीच में जो शब्द आएगा उसे हम क्या कहेंगे, संयोजक चिन्ह। एक है अनाप शनाप, अनाप हुआ सार्थक शब्द और शनाप हुआ निरर्थक शब्द। तो मतलब शनाप और अनाप के बीच में जो शब्द आएगा उसको हम क्या कहेंगे, तो संयोजक चिन्ह कहते हैं, संयोजक चिन्ह। आगे है द्वंद्व समास के बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास के बीच में, अब द्वंद्व समास कौन कौन से हैं, तो रामकृष्णा, हिसाब किताब, हिसाब किताब, राधे कृष्णा, रामकृष्ण, हिसाब किताब, राधे कृष्ण। मतलब द्वंद्व समास के मैं समास पढ़ाऊंगा तो द्वंद्व समास वहाँ पढ़ाऊंगा। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया था रामकृष्ण, हिसाब किताब और राधे कृष्णा। अब मैंने ऊपर बताया था कि देखिए इसको ऐसे नहीं लिखना है, ऊपर नीचे लिखना है। जैसे सहचर शब्दों मतलब दाल रोटी लिखेंगे, जीव जंतु, फिर खाना पीना। यहाँ विपरीतार्थक शब्द है तो फिर विपरीतार्थक शब्द यहाँ रेड पेन या ब्लैक पेन से लिख लेंगे, फिर ब्लू पेन से क्या करेंगे, लिखेंगे सुख दुख, फिर उसके नीचे देश विदेश, फिर नीचे आयात निर्यात, फिर यहाँ सार्थक निरर्थक शब्द लिखेंगे, फिर लिखेंगे खाना वाना, झूठ मूठ, अनाप शनाप। मतलब आप क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे करके लिखेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और लिखने में भी मज़ा आएगा और देखने में आपका कॉपी बना रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु को विस्तार पूर्वक वर्णन करने में विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी वस्तु को विस्तार पूर्वक, मैंने कल भी बताया था विवरण चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है। किसी वस्तु को विस्तार पूर्वक वर्णन करने में विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है प्रेमचंद, प्रेमचंद, अब बीच में देखिए विवरण चिन्ह है। अब विवरण चिन्ह दे दिए। अब इसका विस्तार पूर्वक है कि इनका जन्म 1880 में हुआ था। यहीं पे लिख दें इनका जन्म 1880 में हुआ था। इनके किताब का नाम ये है, पर इसका किताब का नाम गोदान, गबन, कर्मभूमि सब लिख देंगे। ये सब इनका किताब का नाम है। तो प्रेमचंद, अब प्रेमचंद को जो हम विस्तार पूर्वक जो वर्णन करते हैं और उसके बीच में जो लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। ये मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था। अब आगे चलेंगे उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह 9 नंबर पे है उद्धरण चिन्ह। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से ये आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे हम चलते हैं। आगे है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह किसके कहते हैं, जब किसी लेखक या पुस्तक के कथन को वाक्यों में ज्यों का त्यों प्रयोग करना हो तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी भी लेखक या पुस्तक के कथन को, उसका कथन जो है ज्यों का त्यों करेंगे, मतलब ज्यों का त्यों प्रयोग करना हो तो उसे क्या, उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। जैसे गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधी तो नहीं। किसने कहा था, गांधी जी कहा था गांधी मर सकता है, गांधी तो नहीं। तो गांधी मर सकता है मतलब ज्यों कहते हो मतलब गांधी नहीं। तो इसके बीच में किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आगे है कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह वाक्य के अंदर मूल वाक्य से संबंधित शब्द या वाक्यांशों का प्रयोग करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे, वाक्य के अंदर मूल वाक्य से संबंधित शब्द, वाक्य के अंदर मूल वाक्य, मान लीजिए मेरा नाम दीपक है,
ठीक है। अब मेरा दीपक ही नाम से कोई और है, जैसे दीपक का अर्थ होता है उजाला, रोशनी, बस उसे उधर ही रख देते हैं। मतलब अगर किताब में लिखे तो रोशनी लिख दिए और लास्ट में लिख दिए दीपक। जैसे दिया, दिया हम लोग जलाते हैं, कोई कहते हैं दिया जलाते हैं, कोई कहते हैं दीपक जलाते हैं, दीपावली में दीपक जलाते हैं या दिया जलाते हैं। तो उसी प्रकार मतलब वाक्य के अंदर, मतलब मेरे नाम के अंदर ही एक और नाम छुपा हुआ है। जैसे वाक्य के अंदर मूल वाक्य से संबंधित, मेरे ही नाम से संबंधित शब्द या वाक्यांशों का प्रयोग करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप कोई लिख दिया कि दीपावली में दिया, दिया, अब फिर लिखेंगे या दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, जलाते हैं। तो यहाँ देखिए दीपावली में दिया या दीपक, मतलब दिया भी वही हुआ और दीपक भी वही, जलाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का ही नाम था बुद्ध, जो आगे चलकर बुद्ध था। सिद्धार्थ इसका ये था और मूल वाक्य जो था बुद्ध था, जो इनके ज्ञान प्राप्ति के बाद जो नाम हुआ वो नाम हुआ बुद्ध। तो सिद्धार्थ बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी के बीच में हम क्या करेंगे, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कोष्टक चिन्ह आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। आगे चलते हैं लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब वाक्य में कुछ अवांछित शब्दों को छोड़कर लिखना हो, अवांछित मतलब होता है कि जिसका हम अनुमान ना लगा सकता है कि सामने वाला क्या कर सकता है, तो वही अवांछित शब्द, मतलब सामने आप है, आप अवांछित शब्द बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं हमको पता नहीं, मतलब अनुमान नहीं लगा सकता। अवांछित का मतलब क्या होता है कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब वाक्य में कुछ अवांछित शब्दों को छोड़कर लिखना हो तो छोड़े गए शब्द के जगह लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, मतलब जो छोड़े गए जगह के सामने लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राजू के साथ बदमाशों ने ... किया, क्या किया, बदतमीजी किया, मार झगड़ा किया, कुछ भी कर सकता है। तो ये लिखा राजू के साथ बदमाशों ने किया। आप लोग एटीएम में जाते होइएगा, जब एटीएम से स्लिप निकलता है तो आपके एटीएम के बाद एटीएम अकाउंट नंबर में ऐसे कट करके उसके बाद मान लीजिए 2 4 6 8 आपका जो अकाउंट नंबर लास्ट का 4 अंक दिया रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लोप चिन्ह। अच्छे से समझ गए होइएगा लोप चिन्ह। आगे चलते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह है किसी शब्द को लघु रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग, मतलब लाघव मतलब बोलने से ही पता चल रहा है कि लाघव मतलब लघु, मतलब छोटा रूप। किसी चीज़ को हम छोटा रूप मतलब छोटा लिखने के क्रम को हम क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे कल मैंने बताया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये भी आप लिख लेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके नीचे पूरा नाम लिखेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। चलिए आगे चलते हैं। आगे है तारक चिन्ह। ये सब मैंने कल बताया था, इतना अच्छे से बताया था, कल के वीडियो में ही समझ गए होइएगा। आज तो बस इसका मैं परिभाषा लिखा हूँ ताकि आप लोग नोट्स बना लें, और आगे जब भी अगर वो तो मैं समझाया तो वो भूल जाएंगे आप। जब ये नोट्स आप अपने कॉपी में बना लेंगे तो कभी भी आप अपने कॉपी पलट के देखेंगे तो अच्छे से आपको ये जब एक बार पढ़ेंगे तो सारा कुछ एकदम साफ सुथरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ लाघव चिन्ह। अब मैंने आगे बढ़े हैं तारक चिन्ह। तारक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत विशेष सूचना देने के अर्थ में होता है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत विशेष सूचना देने में होता है। कोई वाक्य मैंने लिखा और उस वाक्य में एक छोटा सा शब्द है और वहाँ पे मैंने स्टार दे दिया, वहाँ पे मैंने क्या दे दिया, स्टार दे दिया। अब वहाँ पे स्टार दिया तो उसका विस्तारित रूप, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई बुक पढ़ते हुएगा, मान लीजिए लुसेंट पढ़ते हैं, लुसेंट में बहुत जगह है, लुसेंट में कहीं जगह है ऐसे स्टार दिया है और नेक्स्ट में इसका पेज नंबर लिखा रहता है, ठीक है, इतना पेज। जब इतना पेज में नंबर आप उल्टाइएगा तो यही स्टार दे करके उस शब्द का डिटेल लिखा रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैं एग्जांपल देखिए, जैन धर्म में नगनता
स्टार है ऊपर, देखिए स्टार है, नगनता आवश्यक थी, जैन धर्म में नगनता आवश्यक थी। तो अब नगनता से इसका मैंने कुछ अर्थ निकाला। नगनता केवल ऋषि मुनि ही नग्न रहते थे, आम जन नहीं। मतलब जैन धर्म में जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो हिंदू धर्म में जो ऋषि मुनि है, वैसे धर्म क्या कहते हैं, जैन धर्म में भी ऋषि मुनि रहते थे। तो सिर्फ ऋषि मुनि ही नग्न रहते थे, आम जन नहीं। जो जैसे हम लोग हिंदू हैं और हिंदू हम आम जन है, कोई ऋषि मुनि नहीं है। तो जो ऋषि मुनि जैन धर्म में थे वो ही सिर्फ नग्न रहते थे, आम जन नहीं। तो वही किसी भी, मैंने फिर बताया कि कोई वाक्य है, वाक्य के बीच में कोई शब्द है, शब्द के ऊपर अगर स्टार लगा हो तो उसका विशेष मतलब विशेष में विस्तार करना हो तो वो स्टार देता है। उस शब्द का नीचे आप लुसेंट पढ़े होइएगा तो अच्छे से आपको कहीं ना कहीं ये स्टार जरूर मिला होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बैक में वीडियो ले जाइए, सारा कुछ मैंने डिटेल पढ़ा है। ये चैप्टर पढ़ने से पहले, सॉरी ये वीडियो देखने से पहले इस चैप्टर का एक और वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वो आप वहाँ से पहले वाला वीडियो देखेंगे, क्योंकि सारा जो ये है यहाँ तक आपको सारा क्लियर आपको पिछले वीडियो में ही हो जाएगा। बस ये तो सिर्फ कॉपी में नोट्स बनाने के लिए मैंने लिख दिया है, ये कॉपी में नोट्स बनाने के लिए लिख दिया है। तो ये उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। हम आगे बढ़ेंगे, इसमें 2 और पढ़ना है। 13 तक तारक चिन्ह, मैंने तारक चिन्ह तक पढ़ाया है, 2 और पढ़ना है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने कॉपी में यहाँ से नोट्स बना लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे है त्रुटि चिन्ह। क्या है? त्रुटि चिन्ह। आगे त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह क्या है? अक्षर, शब्द, वाक्य इत्यादि के छूट जाने पर छूटे अंश के उस वाक्य के ऊपर या फिर आप लिख सकते ऊपर या नीचे लिखने के लिए त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने कल अच्छी तरह से पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग को वो भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ है राखी 4 दिन पहले आई। राखी 4 दिन पहले आई, कहाँ से आई? तो यहाँ लिख देते हैं, अगर ऊपर लिखना है तो ऊपर, ससुराल से आई। यहाँ त्रुटि था, यहाँ राखी 4 दिन पहले आई, कहाँ से आई, कहाँ आई, मतलब कुछ तो यहाँ छूटा हुआ है। तो राखी 4 दिन पहले ससुराल से आई या राखी 4 दिन पहले घर आई। ठीक है, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर हुआ या यहीं पे, या मैं यहाँ पे नीचे लिख। श्याम गया, श्याम कहाँ गया? तो श्याम दिल्ली गया। कहाँ गया? दिल्ली गया। आगे होगा समझ में। त्रुटि चिन्ह अक्षर, शब्द, वाक्य इत्यादि के छूट जाने पे, अक्षर, शब्द या कोई, मेरा तो ये शब्द छूट गया, कभी वाक्य भी 12 सा वाक्य छूट जाता है, तो आप ऐसे करके इत्यादि छूट जाने पे छूटे अंश के उस वाक्य को ऊपर या नीचे लिखने के लिए त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं रेखिका चिन्ह। रेखिका चिन्ह, चलिए रेखिका चिन्ह है किसी वाक्य के प्रयुक्त शब्द या वाक्यांशों पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए गए शब्द या वाक्यांशों मतलब वाक्य पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए, मतलब विशेष कोई चीज़ पे विशेष जोर देने के लिए अगर हम अंडरलाइन करते हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखिका चिन्ह कहते हैं। आगे समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए सिद्धार्थ को, मतलब यहाँ नहीं अंडरलाइन करेंगे नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिद्धार्थ को निरंजना नदी के तट पर, मतलब निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहाँ हम अंडरलाइन कर दिए, इसी को कहते हैं रेखिका चिन्ह। जब ये अंडरलाइन किए, मतलब मैं ब्लैक से कर देता हूँ, चलिए
निरंजना नदी के तट पर। अब देखिए, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, सिद्धार्थ को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे, जब भी देखेंगे सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो मैंने अंडरलाइन किया सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई। आगे देखते हैं, सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया, इसी को कहते हैं रेखिका चिन्ह। ये जो अंडरलाइन किया, इसको क्या कहते हैं, रेखिका चिन्ह। सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या है, सिद्धार्थ के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये रहा मेरा विराम चिन्हों का प्रयोग। आज हो गया विराम चिन्हों का प्रयोग खत्म। आगे पढ़ेंगे हम लोग वर्णमाला और व्याकरण में चल जाएंगे। वर्णमाला और हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो आज मेरा ये खत्म हो गया। ये चैप्टर बहुत ज़रूरी था दोस्तों, बहुत ज़रूरी था। जो लोग हिंदी सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी था। तो आज मैंने विराम चिन्हों का प्रयोग ख़त्म कर लिया है। आगे वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा वर्णमाला, और उससे कहाँ कहाँ से कैसे सवाल आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सारा मैं आपको प्रश्न भी करवाऊंगा। जो वर्णमाला से सवाल कैसे आते हैं, मैंने पीछे वाला चैप्टर पढ़ाया था, उससे भी कुछ सवाल आते हैं, तो वहाँ से भी मैंने सवाल कहाँ कहाँ से कैसे आते हैं मैंने बताया था। और इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं आता, विराम चिन्हों से कोई सवाल नहीं आता, बस जानकारी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। मतलब जब आप हिंदी जानते हैं और कौन चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है वो नहीं जानते हो, तो फिर आप हिंदी क्यों जानते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर बताया था। यहाँ से कहीं सवाल पूछा नहीं जाता है, बस ये जानकारी के लिए मैंने बताया था। एक चैप्टर में इसका एक पार्ट मैंने पीछे पढ़ाया हुआ, पहले वो देख लीजिएगा, उसी में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसका एक से एक नोट्स बना लीजिएगा, जितना मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ उसका आप नोट्स बना लीजिएगा, हमेशा आपको काम आएगा। कोई भी एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम में बस यही नोट्स पढ़ के जाइएगा, कहीं से कोई सवाल नहीं आता है, बस यहीं से सवाल आएगा और यहीं से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहा मेरा आज का सवाल। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके लाइक ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमारे अंदर उत्साह बढ़ाता है, पढ़ाने के लिए अंदर ही जुनून जगाता है। तो मैं यहाँ पे आकर पढ़ाता हूँ, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।